हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे और आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठें क्योंकि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक के बने रहें और इसमें हम कंप्लीटली कवर करेंगे कि रिसर्च क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च एक क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन टू एनहेंस नॉलेज और सॉल्व स्पेसिफिक इश्यूज। ठीक है, तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और किसी एक कंक्लूजन तक के पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग अभी क्या बनने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद में। ठीक है, तो आप अपने क्लास में क्या करेंगे, एक रिसर्च करेंगे कि यूनिट टेस्ट लेने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन में आप क्या क्या चीजें करेंगे कि भाई हर यूनिट के बाद में आप टेस्ट लेंगे, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और फिर एक इसे सिस्टमेटिक वे में आप क्या करेंगे, हर यूनिट के बाद में टेस्ट लेकर के उसका इम्पैक्ट फाइनल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है इसको आप क्या करेंगे, असिस करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने के बाद में आप किसी कंक्लूजन तक के पहुंचेंगे और इससे क्या होगा कि आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज मिलेगी कि आपको यूनिट टेस्ट कब लेना है, क्या लेना है, किस प्रकार से आप यूनिट टेस्ट ले करके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। यदि ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी रिसर्च के। रिसर्च के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन कैटेगरीज में हमने सारे की सारी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी होने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब है कि इसमें हम अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने प्रेफरेंसेस और अपनी ओपिनियंस को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव होकर के हम काम करते हैं, सब्जेक्टिव होकर के काम नहीं करते हैं। ठीक है, कि यदि आपका कोई पर्सनल बिलीव है, मान लीजिए कि आप बैक बेंचर रहे हैं और आपको बार बार यूनिट टेस्ट क्या है, पसंद नहीं है, आपका ये पर्सनल बायस है, तो क्या होगा कि आप जब असिस करेंगे कि यूनिट टेस्ट से स्टूडेंट की फाइनल परफॉर्मेंस में किसी प्रकार का बदलाव आता है या नहीं आता है, तो आपका ये ओपिनियन आपके रिसर्च में बायसनेस लेकर के आएगा, उसका रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम या सही नहीं निकलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के आना है, अपनी सब्जेक्टिविटी को बाहर करके। ठीक है, तो रिसर्च इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस एंड इमोशंस। आपके इमोशंस और पर्सनल बायसेस से ये दूर दूर रहता है। ठीक है, इसके बाद में डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन आर बायस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए किसमें, फैक्ट के, तथ्यों के आधार पर ही आप किसी चीज को लेकर के आएंगे। आपका कंक्लूजन, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कैसा हो गया, तथ्यों के आधार पर होगा। उसके बाद में कंक्लूजन्स आर ड्रोन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं वो क्या होगा, तार्किक होगा, है ना, लॉजिकल होगा, उसमें किसी प्रकार का तर्क होना चाहिए। और क्या है, इंश्योर्स न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस इन आउटकम। जो आउटकम आने वाला है उसमें आप क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गई हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर कैसे करेंगे और किस किस प्रकार की ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है होंडा का स्प्लेंडर, है ना।
होंडा का स्प्लेंडर को आप लद्दाख लेकर के चले जाइए, चाहे आप उसको ऑफ रोडिंग में ले चले जाइए, है ना, किसी भी प्रकार की कंडीशंस में उसको चला लीजिए, वो चलता रहेगा। वैसे ही हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में आप उसको बार बार रिपीट करें। किसी भी कंडीशन से मेरा मतलब है कि किसी भी क्लास में आप उसको रिपीट करें। आपने अपनी रिसर्च को बीबीए की सेमेस्टर 1 में के लिए यदि किया हुआ है तो वही रिजल्ट आपका बीबीए की सेमेस्टर 2 में भी होना चाहिए, एमबीए के सेमेस्टर 1 में भी होना चाहिए, एमबीए के सेमेस्टर 2 में भी होना चाहिए। आप किसी भी क्लास में इसको बार बार रिपीट करते हैं तो भी क्या होगा, ये रिजल्ट सेम देना चाहिए। ओके, तो रिलायबिलिटी क्या होती है, रिसर्च is repeated under the same condition will give the same result। सेम कंडीशंस में यदि आप क्या करेंगे, रिसर्च को रिपीट करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, इसके की पॉइंट्स क्या है, रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन रिपीटेड अंडर सेम कंडीशंस। सेम कंडीशंस में यदि आप अपने रिसर्च को बार बार रिपीट करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, तो यूनिट टेस्ट का जो इम्पैक्ट है फाइनल रिजल्ट में वो सेम आएगा यदि कंडीशन सेम है। कंडीशन सेम है का मतलब क्या है कि यूनिट टेस्ट यदि आप थ्रू आउट दी सेमेस्टर ले रहे हैं, तो यदि आप यूनिट टेस्ट एग्जाम के एक हफ्ते पहले लेंगे एक यूनिट का टेस्ट, तो उसका रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आने वाला है, जबकि आप लेंगे यूनिट टेस्ट सेमेस्टर के शुरुआत में। तो कंडीशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके, इसके बाद में मेथड और प्रोसीजर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर। आपका मेथड और प्रोसीजर चेंज हो सकता है। आप यूनिट टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ले सकते हैं, आप सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऐसे फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन आपका यूनिट टेस्ट का रिजल्ट का जो इम्प्लीकेशन हो रहा है या जो उसके इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर, वो सेम रहेगा। ओके, इंश्योर स्टेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। ये क्या करता है, आपके रिजल्ट्स की स्टेबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी को इंश्योर करता है और मिनिमाइज करता है किस चीज को, एरर्स थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। इस एक सेट स्टैंडर्ड बना करके एरर्स जो हो सकते हैं आपके रिसर्च में उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। आई होप आपको जो रिलायबिलिटी है ये पॉइंट समझ आ गया हो। इसके बाद में क्या है, वैलिडिटी है। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो आपने रिसर्च करना चाह रहे हैं और जो हमने डाटा कलेक्शन और स्ट्रक्चर बनाया है वो सेम रिजल्ट लेकर के आए, है ना। यदि हमको ये फाइंड आउट करना है कि फाइनल रिजल्ट में या स्टूडेंट की फाइनल परफॉर्मेंस में कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है, जिसको हमने क्या किया है, यूनिट टेस्ट के रूप में लेकर के किया है, तो हम स्टूडेंट का वेट नाप करके इस कंक्लूजन तक के नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। वेट नापेंगे यदि हम तो क्या कर सकते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसको एसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो डाटा कलेक्शन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। यदि हमको स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ को एसेस करना है तो हम फिजिकल हेल्थ के डेटा को लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फाइनल कंक्लूजन तक के पहुंचेंगे। यदि हमको स्टूडेंट की एकेडमिक रिजल्ट्स को एसेस करना है, उनकी परफॉर्मेंस को के बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एकेडमिक रिसर्च लेंगे, एकेडमिक डाटा लेंगे। ओके, तो हमारा डाटा और हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। ओके, इसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी है हम नीचे अभी समझेंगे। तो ये तीन चीजें क्या है, ये तीन कैटेगरीज है जिसमें हमारी वैलिडिटी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि रिलायबल होना चाहिए आपका, हर कंडीशन, आपकी कंडीशन यदि सेम रहेगी तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा।
इसके बाद में वैलिडिटी होना चाहिए, मतलब जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपके जो कंक्लूजन है उसके साथ में वेल अलाइन होना चाहिए। ओके, तो अब हम एक एक करके ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में जानेंगे कि इनको यदि इंश्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे यदि, तो आपको रिसर्च की बेसिक्स आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या है, प्रोसीजरल सेफगार्ड। जो आपने प्रोसेस को बनाया है, जिस प्रोसेस को आपने बनाया है वो क्या होना चाहिए, उसका सेफगार्ड आपको करना है। उसको सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं कि वो इथिकल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले इथिकल होना चाहिए, दीन ईमान रहना चाहिए उसमें कुछ, लीगल होना चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ओके, आपकी प्रोसेस क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए और राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने जो प्रोसेस बनाई है, टोटल स्ट्रक्चर जो बनाया है वो क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्या किया है कि एक क्लास में आपने हर यूनिट के बाद में एक यूनिट टेस्ट लिया, दूसरे वाले में आपने क्या किया कि हर 2 यूनिट के बाद में एक यूनिट टेस्ट लिया, तीसरे में आपने क्या किया कि दूसरी यूनिट खत्म होने के बाद में पहले यूनिट का टेस्ट लिया। यदि आप ऐसे अलग अलग तरीकों को यूज करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, वो बिल्कुल अलग आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करना है। ओके, इसके बाद में क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि एक बड़े से कॉन्सेप्ट को आपको टुकड़ों में बांट करके सिंप्लीफाइड तरीके से बताना है ताकि वो क्या हो जाए, मेजरेबल हो जाए। हमारा टोटल प्रोसेस क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट टेस्ट को हर यूनिट के बाद में एक यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, जिसका कारण क्या हो रहा है कि आपके स्टूडेंट बार बार रिवीजन कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, आपके फाइनल रिजल्ट में। ओके, तो हम इन पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। हर यूनिट के बाद में यूनिट टेस्ट को असिस्ट कर रहे हैं, उसका क्या सिस्टमेटिक वे होने वाला है उसको एक अलग तरीके से बताएंगे। किस यूनिट के बाद में कौन सा टेस्ट लेना है इसको एक अलग तरीके से बताएंगे। हमने बड़ी सी प्रोसेस को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सिस्टमेटिक वे में बताना है। ओके, इसके बाद में क्या है, अवॉइड बायसेस। अपने बायसेस को अवॉइड करना है, अपने पर्सनल जो फीलिंग्स है, हमारे खुद का जो भेदभाव है उसको क्या करना है, अलग कर देना है। इसके बाद में क्या है, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का क्या मतलब है कि आप अलग अलग मेथड्स का यूज करें, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या, डाटा सोर्सेस अलग अलग इस्तेमाल करें। आपने एक क्लास के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको यदि इसको कंप्लीटली करना है तो क्या करेंगे आप कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास को करेंगे, जहां पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देंगे, आप वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देंगे और ऐसे भी देंगे। आप बीबीए की क्लास में कर रहे हैं वैसी एमबीए की क्लास में करेंगे, बीटेक की क्लास में करेंगे, एमटेक की क्लास में करेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट को आप अलग अलग जगह पर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, आप मेथड्स अलग अलग यूज करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सही रिजल्ट दे करके आ रहा है और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को
परसीव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है कि जो भी लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च को उनके साथ में शेयर करें। मतलब दूसरे टीचर्स के साथ में आप अपने डेटा कलेक्शन को शेयर करेंगे, अपनी रिसर्च को शेयर करेंगे, फाइंडिंग्स को शेयर करेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, हो पाएगा कि आप क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को भी ले पाएंगे। इसके बाद में क्या है, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो आपका डाटा है उसको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो ये सारे टॉप पॉइंट्स थे आपकी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए। ओके, आई होप कि आपको समझ आए हों। ये एक बार में आपको पूरे याद नहीं होंगे, आपको याद भी नहीं करना है, आपको इनको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बैठ गए और हाउ टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी 6 पॉइंट्स होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक बार समझ लेना है। आप एक बार समझ गए तो फिर आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हाउ टू मेंटेन रिलायबिलिटी, भरोसेमंदी को किस प्रकार से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, पर हमको क्योंकि टोटल टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि हम यूजीसी नेट जैसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब हम टाइम दे ही रहे हैं तो हम टोटल अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाए, है ना। तो यदि हमको भरोसेमंदी यानी रिलायबिलिटी को मेंटेन करनी तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, जो मेथड्स और आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम रिजल्ट दे करके आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पहले सेमेस्टर में आपने जो रिसर्च किए हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम रिजल्ट दे करके आए। जब वो वही स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाए तो भी वो वही रिजल्ट दे करके आए। वही स्टूडेंट यदि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाए तो भी वो सेम रिजल्ट दे करके आए। मतलब कि टाइम चेंज होने के साथ साथ या सेमेस्टर चेंज होने के साथ साथ उसमें रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद में क्या है, इक्विवेलेंस। डिफरेंट रिसर्चर्स टूल्स और अप्रोचेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। आप जो है रिसर्चर चेंज कर दीजिए, आपने रिसर्च किया हो, चाहे आपके दोस्त रिसर्च कर रहे हो, चाहे आपके सीनियर रिसर्च कर रहे हो, चाहे आपका जूनियर रिसर्च कर रहा हो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। टूल्स कोई भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, आप क्वेश्चनायर के फॉर्म में आपका यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, एसे के फॉर्म में यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, इंटरव्यू के फॉर्म में यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, सारा का सारा रिजल्ट कंक्लूजन में सेम ही आएगा। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। इसके बाद में क्या है, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी का मतलब क्या है कि हाउ वेल ऑल द आइटम्स इन द टेस्ट फोकसेस ऑन एंड मेजर द सेम कंक्लूजन। मतलब जितने भी आपके यूनिट टेस्ट हैं वो कंक्लूजन यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, फोकस होने चाहिए। सभी यूनिट टेस्ट सेम कंक्लूजन के लिए काम कर रहे हों। ओके, इसके बाद में क्या है, स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड का क्या मतलब है कि आप यदि अपनी पूरी रिसर्च को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो भी वो सेम रिजल्ट दे। मतलब आपके शुरू के, मान लीजिए कि आपके टोटल यूनिट टेस्ट कितने हैं, 6 हैं, तो शुरू के 3 यूनिट टेस्ट का इम्पैक्ट और आखिरी के 3 यूनिट टेस्ट का इम्पैक्ट फाइनल रिजल्ट पे सेम होना चाहिए। ओके, इसको बोलते क्या है, स्प्लिट हाफ मेथड। इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, स्प्लिट हाफ मेथड का क्या मतलब है कि आप अपनी रिसर्च को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसके बाद में क्या है, रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। अभी तक के हमने क्या समझा था कि रिलायबिलिटी को मेंटेन कैसे करना है। अब हम समझेंगे कि रिलायबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था क्या कि आपको पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आएगी। ठीक है, तो आप जो है एक पेन लेकर के नाम नोट करते चले जाएं तो आपको आसानी होगी। ओके, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं रिलायबिलिटी के? सबसे है पहले है इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। यदि रेटर यानी कि आप डिफरेंट पीपल्स के ऊपर इसको टेस्ट को करेंगे तो क्या होगा, वो सेम रिजल्ट देगा। ठीक, इसके बाद में क्या है, इंटर रेटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब कि आप डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर भी यदि ये टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो रिलायबिलिटी बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या कहती है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द टेस्ट मेजर्स द सेम कंक्लूजन, मतलब कि टेस्ट के दो डिफरेंट वर्जन्स का भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब पहले जैसे हमने बात किए थे क्या कि आपने एक में यूनिट टेस्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दूसरे क्लास में आपने सारे यूनिट टेस्ट में ऐसे लिखने के लिए दे दिए हैं, तीसरी क्लास में आपने सारे यूनिट टेस्ट में जो है इंटरव्यू लेकर के देख लिए हैं, तो तीनों का जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो सेम आएगा। उसके बाद में क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या कहती है, हाउ वेल द आइटम्स विद इन अ टेस्ट मेजर्स द सेम कंक्लूजन, एंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द टेस्ट, मतलब कि सारे के सारे यूनिट टेस्ट क्या कर रहे हैं, वो आपकी फाइनल रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनमें इंटरनल रिलायबिलिटी है। यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, सभी का सेम टू सेम रिजल्ट हो रहा है, सेम टू सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर। इसके बाद में है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जो हमने पहले पढ़ा है क्या कि आप अपने कंक्लूजन्स को, आप अपने पूरे टेस्ट को स्प्लिट हाफ कर दे, आधे में बांट दे, 3 यूनिट टेस्ट कर दे तो भी उसका इम्पैक्ट या उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके कंक्लूजन के ऊपर सेम टू सेम आएगा। आई होप कि आपको ये टोटल क्लियर हो गया हो। आप इसको एक बार सुन लेने के बाद में 1.5x में लगा करके 2 बार सुनिएगा, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी को वापस से रिकॉल करिए। वैलिडिटी क्या होती है कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं और जो आपका कंक्लूजन आने वाला है, ये दोनों अलाइन होने चाहिए। ओके, यदि आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है तो आप एकेडमिक टेस्ट लेंगे, आप यूनिट टेस्ट लेंगे। यदि आपको स्टूडेंट की हेल्थ के बारे में कंक्लूजन निकालना है तो आप हेल्थ से रिलेटेड डाटा लेंगे, उनका वेट चेक करेंगे, उनके मेडिकल टेस्ट्स को चेक करेंगे। तो आपका जो डाटा कलेक्शन है, जो आपका स्ट्रक्चर है और जो आपका कंक्लूजन है, वो दोनों वेल अलाइन होने चाहिए। ठीक है, तो इसके कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है, इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी कैन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए। कॉज क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है आपका यूनिट टेस्ट, और इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसके ऊपर, जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ये इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है कि इस जो आपने स्टडी किया है उसको आप जनरलाइज कर सकें। मतलब की बात ये कि बीबीए की सेमेस्टर 1 के ऊपर जो
यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, फाइनल के रिजल्ट के ऊपर ये हर क्लास में क्या होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए। हर सेमेस्टर में हर क्लास के ऊपर ये चीज लागू होती है कि आप यूनिट टेस्ट लगातार कंसिस्टेंटली लेते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। ये बीबीए के सेमेस्टर 1 में ही नहीं बल्कि हर क्लास में क्या होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए। इसके बाद में फेस वैलिडिटी, मतलब देखने से ही आपका जो रिसर्च है वो इनवैलिड ना लगे, है ना, कुछ फेस वैल्यू होना चाहिए किसी की भी, है ना। तो फेस वैल्यू होनी चाहिए आपके रिजल्ट की कि ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। ये जो आपका रिसर्च दिख रहा है वो उसकी कुछ फेस वैल्यू होना चाहिए, देखने से वो वैलिड नजर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या बोलता है, टेस्ट कवर्स ऑल रिलेवेंट पार्ट ऑफ, जो जितने भी रिलेवेंट पार्ट है रिजल्ट्स के या आपके फाइनल कंक्लूजन के, वो उसके अंदर कवर होने चाहिए, ठीक है। कि आपकी सारी की सारी यूनिट्स कवर होनी चाहिए, सारी यूनिट्स के बाद में यूनिट का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका यूनिट 1 टोटल कंप्लीट हुआ ही नहीं है और आपने यूनिट टेस्ट ले लिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी उससे रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, पूरे के पूरे कवर होने चाहिए। क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जितनी भी आपने क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स को बनाया है वो टोटल कवर होने चाहिए। हाउ वेल वन टेस्ट रिजल्ट्स अलाइन विद द एसेंशियल स्टैंडर्ड्स आउटकम, जो आपका आउटकम है उसके साथ में क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होना चाहिए। यूनिट टेस्ट के पूरे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। यूनिट टेस्ट के क्या क्राइटेरिया है कि वो आपका यूनिट टोटल कंप्लीट हो गया हो, पहली बात। दूसरी बात कि आपका फाइनल जो एग्जामिनेशन हो रहा है उस एग्जामिनेशन के पहले सारे के सारे यूनिट्स क्या हो जाने चाहिए, कवर होने जाने चाहिए, और सारे यूनिट्स का यूनिट टेस्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या है, क्राइटेरिया है किस चीज को देखने का, इस चीज को देखने का कि यूनिट टेस्ट में का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, फुलफिल हो जाने चाहिए, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आप प्रिडिक्शंस जो लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम एंड बिहेवियर, जो आपका डेटा कलेक्शन है, जो आपकी रेफरेंसेस है, वो क्या होना चाहिए कि प्रिडिक्ट कर सकता है आपके फाइनल रिजल्ट को। मतलब कि आपका यूनिट टेस्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपके फाइनल में किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, ओके। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बोलती है कि एक्सिस वेदर द टेस्ट ट्रूली मेजर्स द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द, क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकली भी वो साउंड रहना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। थ्योरेटिकली भी आपको ये देखना है कि जो वो क्लेम कर रहा है, मतलब जो यूनिट टेस्ट आप ले रहे हैं वो जो क्लेम कर रहा है कि यूनिट टेस्ट में यदि आपके सही रिजल्ट आ रहे हैं या सही तरीके से लिया जा रहा है तो फाइनल एग्जाम्स में भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये थ्योरेटिकली भी क्या है, साउंड है। थ्योरेटिकली भी आप इसको क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी दे सकते हैं। इसके बाद में क्या है, अभी हमारे पास में नंबर्स नहीं है ना। थ्योरेटिकल होने का मतलब ये है कि थ्योरी में एग्जैक्ट नंबर्स हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपके 100 नंबर, यदि हर यूनिट टेस्ट में आपके 20 में से 18 नंबर 17 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फाइनल्स में आप जो है 17 से 18 70 से 80% लेकर के आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। यदि हम बोल रहे हैं कि यदि आप अच्छा करते हैं हर यूनिट टेस्ट में तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी अच्छा करेंगे, ये क्या हो गया, एक थ्योरेटिकल बात हो गई। तो थ्योरेटिकली भी आपका जो टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए आपके एंड रिजल्ट के साथ में, आपके कंक्लूजन के साथ में, ठीक है। इसके बाद में क्या है,
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तो हो चुका है। ओके, कंक्लूसिव वैलिडिटी। कंक्लूसिव वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो आपके एक्सपर्ट विच जो आप टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, विच रिसर्च फाइंडिंग्स आर डिफिनेटिव एंड कैन लीड टू क्लियर कंक्लूजन विदाउट एम्बिग्विटीज। मतलब जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक के लेकर के जाना चाहिए, है ना। आपकी रिसर्च में आप बीच में कहीं भटक गए और आप रिजल्ट तक के पहुंच ही नहीं पा रहे हैं किसी भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन तक के आपको लेकर के जाना है अपने रिसर्च को। इसके बाद में क्या है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी होना चाहिए। इकोलॉजिकल का क्या मतलब है, सबसे पहले इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना, कि इलॉन मस्क जैसे नहीं होना चाहिए कि हम सीधे चले जाएंगे कहाँ, मार्स में, और मार्स में जाकर के अपना अलग दुनिया बसाने वाले हैं। ये इकोनॉमिकल नहीं है। ओके, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में हो जाए इसका कोई अभी एविडेंस नहीं नजर आता है। दूसरा क्या है, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए आपका रिसर्च, और दूसरा क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी होनी चाहिए। कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी होने का मतलब क्या है, ऑकर्स व्हेन टू डिफरेंट टेस्ट दैट मेजर्स द सेम कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। यदि आप दो अलग अलग टेस्ट करते हैं जो कि मेजर करता है क्या, सेम रिजल्ट और सेम कंक्लूजन। जैसे कि हमने पहले भी बात किए थे, यदि आप यूनिट टेस्ट को कैसा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं। यदि आप यूनिट टेस्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं, एसे के फॉर्म में लेते हैं, इंटरव्यू के फॉर्म में लेते हैं, तो सभी यूनिट टेस्ट का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके फाइनल रिजल्ट पे, वो क्या होना चाहिए, वो सेम ही निकल करके आएगा। तो ये होते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि रिसर्च क्या होती है। दूसरा हमने किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च के, जिसमें हमने समझा क्या, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। और फिर हमने तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझा है, जिसमें क्या है कि हमको ऑब्जेक्टिविटी को यदि मेंटेन करना है तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी के बाद में हमने देखा कि रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको कौन कौन सी चीजें करनी है, टाइप्स क्या होते हैं रिलायबिलिटी के, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझा। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यदि ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही किसी और टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।